तो इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल बॉइलिंग। इसे बॉइलिंग कहा जाता है। तो फर्स्ट वन इज मेल्टिंग, अनदर वन इज बॉइलिंग। ओके, अब जो कुछ भी हमने वहां पर डिस्कस किया उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि आखिर एक्टिविटी में आपसे क्या बातें शेयर की गई हैं। मेंशन्ड है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। आपको बीकर को बहुत हाई फ्लेम पर नहीं स्टार्ट करना है, लो फ्लेम पर स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आपका आइस होगा सॉलिड स्टेट में और सडनली आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो आपका थर्मोमीटर ये जज नहीं कर पाएगा कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन या किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। तो आपको टेम्परेचर लो देना है सो दैट पहले वो धीरे धीरे करके उसका लोअर सरफेस मेल्ट हो, क्योंकि पहले तो आपका बीकर हीट होगा और बीकर की हीट से फिर वो आइस मेल्ट होगी और आइस मेल्ट होकर फिर वो थोड़ा सा लिक्विड जनरेट करेगा, फिर और ज्यादा मेल्ट होगा और तब पूरा आइस आपका कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड फेज में। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, यानी आपको वो टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर की हेल्प से कि जब वो आइस मेल्ट होना शुरू हो। ठीक है, यानी आपको वो टेम्परेचर मेजर करना है जब वो आइस मेल्ट होना शुरू होगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब वो टेम्परेचर मेजर करो जस्ट जब सारा आइस पिघल चुका है और आपका टेम्परेचर वेरिएशन जो आया। तो आप नोटिस करोगे ना कि जब तक पूरा आइस पिघलता नहीं है तब तक टेम्परेचर में कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। मैजिक मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर देना शुरू किया, बर्नर से हीट देनी शुरू की, आपने डायग्राम में भी देखा था, तो धीरे धीरे वो आइस मेल्ट होता है और आइस मेल्ट होकर क्या बनता है? लिक्विड बनेगा। तो जब वो लिक्विड फेज में आएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाएगा, नहीं, तब तक उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा बच्चों, जब तक पूरा आइस पिघल ना जाए। तो अब ऐसा हुआ क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया दे दूं, इसमें होती है छुपी हुई एनर्जी यानी हीट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे और उसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, उसको भी जानेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। जो कुछ भी आपने बदलते हुए देखा उसके ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। Now put a glass rod into the beaker and heat while stirring till the water start boiling. अब आपको क्या करना है? उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है, टेम्परेचर देख लेना है, उसके बाद आपको स्टायर करते रहना, ग्लास रॉड से स्टायर करते रहना, हिलाते रहना है सॉल्यूशन को या लिक्विड को, जिसको भी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो, उसको आप क्या करेंगे? हिलाते रहोगे। हिलाते हिलाते आपको क्या करना है? टेम्परेचर वेरिएशन भी देखना है। आप क्या देखोगे कि जब तक वो लिक्विड फेज में था, यानी उसका वाटर इवापोरेट होना शुरू नहीं होता है, तब तक उसका टेम्परेचर क्या था वो नोट डाउन करना है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर। आपको बस देखते रहना है, क्योंकि ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है। इसमें आप नोटिस करोगे ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर है, बढ़ता है तो घट भी जाता है। हालांकि इसमें घटने का कोई सवाल जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप लगातार उसे हीट दे रहे हो, तो घटेगा तो नहीं, ये राइज ही करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। कभी कभी कांस्टेंट भी रहेगा, वो भी बताऊंगा क्यों कांस्टेंट रहता है। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, और वो रीडिंग आपको लेनी है जहां पर सारा वाटर बेटा आपका वेपराइज हो चुका है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यानी लिक्विड स्टेट से जब पूरा वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको वो टेम्परेचर नोट डाउन करना है। अब आपको जो बातें मैंने अभी जस्ट बताई, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में मैंने रेज किए कि आखिर वो टेम्परेचर कहां चला जाता है जब आप हीट दे रहे हो, लेकिन उस सॉल्यूशन का, उस लिक्विड का या आइस वाले उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, क्यों, वो अब हम जानने वाले हैं। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. बता चुका हूं मैं कि जब भी कभी भी हीट हम देते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन होता है। जब वो पार्टिकल वाइब्रेशन से टूटकर लिक्विड फेज में आते हैं तो फिर लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मूवमेंट और ज़्यादा करते हैं, तो फिर उसमें आप देखोगे स्टेट में वेरिएशन और तेजी से आने लगता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से
द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन विद ग्रेटर स्पीड। ऑब्वियसली पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, जितना फ्री स्टेट होगा पार्टिकल उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो। द पार्टिकल सप्लाइड द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? हीट। तो होता क्या है? द पार्टिकल लीव देयर पोजीशन एंड, जो भी उसकी फिक्स पोजीशन थी, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। उसके बाद पार्टिकल बहुत तेजी से रैंडमली इधर उधर घूमना शुरू करता है, टक्कर मारना शुरू करता है, उससे और ज्यादा कोलिजन बढ़ जाता है। एट अ स्टेज is reached when the solid melts and is converted into liquid, और तब वो सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है बड़ी ही खूबसूरत, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो कम से कम टेम्परेचर बेटा, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फेज में आ जाता है, वो टेम्परेचर उसका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी एमपी। एक चीज याद रखना बेटा, एमपी कहीं ना कहीं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। आप कहोगे क्या मतलब सर? अब एक बात बताओ, जो चीज ग्रेटर स्ट्रेंथ में होगी उसको मेल्ट होने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात समझो, ये एक पेन है, इसको मुझे अगर तोड़ना है तो इसके बीच में आप यहां समझ लो ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आसानी से ब्रेक कर सकता हूं मैं। यहीं पर अगर ये लोहे का बना होता तो इसको बेंड करने या इसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती और शायद टूटता तो है नहीं, बेंड हो जाता है ना। लेकिन अब समझो इस चीज को कि अगर मैं किसी लोहे को पिघलाना चाहता हूं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्या लोहा पानी जैसे नॉर्मल धूप में पिघलता है? नहीं ना। पानी जैसे कह रहा हूं, आइस जैसे नहीं पिघलता। आइस तो नॉर्मल धूप में भी मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में आ जाता है, पर क्या कभी लोहा आएगा ऐसे? नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि जी लोहा नहीं आता, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो लोहे हैं यानी आयरन है, उनके बीच में, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है ना कि उसको ओवरकम करने के लिए आपको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो वही चीज यहां पर ब्रैकेट में आपको समझाया गया है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बताता है। समझ में आया? यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है उसको बताता है। कौन बताता है? कौन बताता है? मेल्टिंग पॉइंट। अब किसी को मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है तो समझ जाओ उसके बीच में या उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 के, यानी जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो कितना होता है? 273.15 के, जिसको आप 0 डिग्री सेल्सियस लेते हो। ये क्या होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं तो आप बताएंगे 273.15। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, बट आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो सिर्फ 273 ही यूज करोगे। तो 273.15 इज द करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, बट कैलकुलेशन करते टाइम आप 273 का यूज करोगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is change of solid state into liquid state, also known as fusion. So यहां से एक और डेफिनेशन आ जाती है। बस एनसीईआरटी की यही लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एनसीईआरटी जब पॉइंट्स देता है ना तो वो आपको मिक्स करके पैराग्राफ में दे देता है। अब उसको थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जब बुक डिजाइन करती है ना, मतलब संस्था जब बुक डिजाइन करती है तो कहती है भाई बना दो, बच्चा पढ़ ले, लेकिन उनको हाईलाइट करना चाहिए, की पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। अब जैसे ये एक अपने आप में डेफिनेशन है फ्यूजन की, कोई बच्चा अगर देखेगा तो सिर्फ क्या पढ़ेगा? ये बोल्ड राइटिंग में इसको पढ़ डालेगा, ऊपर वाले के बारे में तो बात ही नहीं करेगा, तो उसको फ्यूजन की डेफिनेशन कहां से मिलेगी एनसीईआरटी बुक में? तो एनसीईआरटी ऐसा क्यों नहीं लिखती, बोल्ड इटैलिक करके क्यों नहीं लिखती? उसकी लिमिटेशन नहीं है बच्चों। वो कई बच्चे सोच रहे होंगे एनसीईआरटी की बुक में यार ऐसे लिखा होता है कि कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती हैं।
कहाँ है डेफिनेशन, कहाँ क्या है, नहीं कुछ। अरे एनसीईआरटी यही तो कहती है कि मैंने जो तुम्हें शॉर्ट समराइज करके काट पीट के छोटा करके लिख कर दिया है ना, उसकी एक भी लाइन स्किप मत करो। समझ रहे हो? आप खुद पढ़ो, खुद से डेफिनेशन को हाईलाइट करो, एनसीईआरटी बुक को कॉपी की तरह इस्तेमाल करो, डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एनसीईआरटी की बुक लो, पढ़ना शुरू करो, हाईलाइट करो। हाँ, मेरी तरह हर लाइन को हाईलाइट मत करना, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, की पॉइंट्स हैं, या फिर कोई फॉर्मूला है, तो वो सब आप हाईलाइट कर सकते हो और कॉपी में भी लिख लो, पैरेलली कॉपी में भी लिख लो। तो वही है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। आगे लिखा हुआ था द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूजन। यानी मेल्टिंग प्रोसेस को ही फ्यूजन कहा जाता है। और फ्यूजन के अंदर बेटा होता क्या है, होता क्या है, वो होता है सॉलिड से कन्वर्ट होना, किस में बेटा, लिक्विड में। तो जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसे कहते हैं फ्यूजन। वहीं पर लिक्विड से जब कन्वर्ट होता है गैस में तो कहेंगे इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। When a solid melt, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जब आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब आप टेम्परेचर देना शुरू करते हो ना, हीट देना शुरू करते हो, तो एक टाइम आएगा जब आपके ना सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। यानी आप देखोगे कि कुछ हिस्सा उसका पानी है, कुछ हिस्सा उसका बर्फ है, लेकिन जब तक पूरा बर्फ, पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि वहां पर कुछ छुपी हुई एनर्जी होती है, हीट होती है, और जो उसको चाहिए होती है, किसको चाहिए होती है, स्टेट को बदलने के लिए। यानी जब कभी भी किसी स्टेट को बदलने के लिए वो छुपी हुई हीट चाहिए, जिसमें कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली स्टेट में जब तक वेरिएट नहीं होता तब तक वो टेम्परेचर में चेंज नहीं लाता, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। वो आगे डेफिनेशन आएगी, वो भी बता दूंगा मैं आपको, पर ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached. मतलब आप देखोगे कि जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद सब्सटेंस वहां पर चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएशन आपका देखने के लिए टेम्परेचर में नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों, तो कहता है टिल ऑल द आइस मेल्ट। वो कब तक होगा, जब तक पूरा आइस पिघल नहीं जाएगा। जब पूरा आइस आपका पिघल गया, क्योंकि जैसे ही आइस का थोड़ा सा भी टुकड़ा उसके अंदर बचा हुआ रहेगा तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, आइस उसको ठंडा कर देगा, है ना, और फिर उसकी गर्मी लेकर आइस पिघल जाएगा। और तब तक पूरा आइस पिघलेगा नहीं, तब तक वो पूरा का पूरा टेम्परेचर ओवरऑल द सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि वो जो हीट है उसे कहेंगे लेटेंट हीट। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, एंड दैट इज वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट, एंड दिस गेट्स यूज्ड अप in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। और अगर हम उसके बाद भी उसको टेम्परेचर देते रहे तो फिर जो हीट जाएगी वो उसके बॉन्ड को तोड़ने में जाएगी। यानी पहले जो हीट उसने एब्जॉर्ब की, अब आप नोटिस करो ना, एक नॉर्मल वाटर को लो, ठीक है, नॉर्मल वाटर को लो, गैस पर डालो, गर्म करना शुरू करो। एक आइस को लो, गैस पर डालो, उसको गर्म करना शुरू करो। कौन सा पहले उबलेगा, सवाल क्या है, कौन सा पहले उबलेगा, भैया नॉर्मल टेम्परेचर वाला पहले उबलेगा, क्योंकि उसको लेटेंट हीट, जो छुपी हुई हीट की जरूरत थी, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज में है, उस लिक्विड फेज में है। जबकि आइस को पहले लेटेंट हीट चाहिए, वो छुपी हुई हीट चाहिए, जिससे कि आइस पहले लिक्विड में आएगा, फिर पूरा जब आइस मेल्ट हो जाएगा तब उसका टेम्परेचर राइज होगा और तब वो बॉयल होगा और स्टीम फेज में आएगा। एज दिस रिजल्ट heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, and this is what we call conversion. This conversion is done by the hidden heat, and this hidden heat is known as latent heat। यानी ये जो छुपी हुई हीट है इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं।
तो वही आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तो लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो हीट एनर्जी is absorbed by the ice without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into the content of the beaker and so known as latent heat. यानी कि जो कंटेंट ऑफ द बीकर है यानी आइस है, ठीक है, आइस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या आइस से पहले लिक्विड बनने के लिए, जब तक वो पूरा लिक्विड कंप्लीटली लिक्विड नहीं बन जाता बेटा, तब तक जो उसको हीट चाहिए होती है उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। समझ में आ गया लेटेंट हीट क्या होता है? यानी जब तक वो हीट चाहिए होती है उसी को क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट कहते हैं बेटा, ये याद रखना है आपको। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे पढ़ लेते हैं। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी छुपा हुआ, वो हीट जो छुपी हुई है, यानी वो हीट जो उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब की थी। किस लिए एब्जॉर्ब की थी? जिससे कि उसका स्टेट बदल सके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल पानी है और आइस है, और पानी और आइस के बारे में अगर हम बात करें तो पानी की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो जो छुपी हुई लेटेंट हीट है वो एब्जॉर्ब्ड हो गई है। तभी वो किस स्टेट में है बेटा? तभी वो वाटर वाले स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी that requires to change 1 kg of solid into liquid at room temperature and at atmospheric pressure, we can say it melts its melting point known to be as a latent heat of fusion। यहां पर फ्यूजन है, सेम यही डेफिनेशन आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगी जब आपका स्टेट यहां पर सॉलिड की जगह लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की जगह गैस बन जाएगा, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग बन जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो हमारे वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 K हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर के अंदर बेटा सेम टेम्परेचर पर आइस है, सेम टेम्परेचर पर वाटर है। आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस और उस टेम्परेचर का वाटर का भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे बोलेगा कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, क्या वाटर की या फिर आइस की? तो आप बोलोगे बेटा वाटर का जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑलरेडी लेटेंट हीट बेटा छुपी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मेंशन है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अगर आप हीट एनर्जी देंगे वाटर को बेटा, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, और तेजी से घूमेंगे वो। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। यानी जब आप उसके बाद हीट दोगे, यानी एक लेटेंट हीट जब वो अचीव कर चुका है, जब वो स्टेट को बदल चुका है, तब उसका जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। वो जो टेम्परेचर आप दोगे वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जाएगा। At this temperature, the liquid start changing into gas, और तब वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन बताई थी, अगर याद हो आपको। मैंने कहा था क्या, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर से जनरेट होने वाला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होता। अगर आप नॉर्मल वाटर की बात करो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा एज कंपेयर टू अगर हम किसी फ्यूल की बात करें, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। रीजन क्योंकि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन बेटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट होते हैं। वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर बहुत स्लो इवेपोरेट होता है, तो यही वजह होती है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको ये बताता है कि किसी भी लिक्विड स्टेट की कितनी एनर्जी है।
जो लिक्विड ज्यादा थिक होगा, जिस लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी बताता है ना, कि सॉलिड कितना कंडेंस्ड है, कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे ही बेटा बॉइलिंग पॉइंट आपको लिक्विड की प्रॉपर्टी बताता है कि लिक्विड कितना कंडेंस्ड है, लिक्विड के बीच में या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी अपनी जगह दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग पूरा सिस्टम का हीट पहले राइज होता है तब होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। एक होता है सरफेस फिनोमिना जो सिर्फ ऊपर ऊपर हो, एक बल्क फिनोमिना जो पूरा इंटायर हो। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स स्टेट, और वी कैन सी वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 K। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर का यानी H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप डेफिनेटली आंसर देंगे बेटा क्या देंगे? यस, 373 K यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर बेटा यूनिट कन्वर्जन भी आ जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि 5 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन पूछेगा तो कितना होगा बेटा, तो आपको क्या करना है, 5 में 273 को ऐड कर देना है। 15 को साइड रख दो फिलहाल, मैंने आपको बताया था ना कि कैलकुलेशन में वो 0.15 यूज नहीं करते हैं। तो 5 + 273 विच इज 278 K, यानी 278 केल्विन आपका इसका आंसर होगा। क्या होगा बेटा? 278 केल्विन इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? तो दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हमने यही सीखा बेटा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। Can you define the latent heat of vaporization? Now, yes, we can also define latent heat of vaporization with respect to latent heat of fusion. Same definition, अगर मैं आपको यहाँ पर define दोबारा करूँ तो मैं आपको यहाँ highlight कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे the amount of liquid, the amount of यहाँ पर heat लिख लेना, the amount of heat that requires to change, the amount of heat दिख रहा होगा, हाँ, the amount of heat that requires to change 1 kg of liquid, 1 kg of liquid, तो solid की जगह आपको liquid कर देना है, 1 kg of liquid into liquid की जगह gas, into gas at atmospheric pressure at its boiling point. Keep in mind here melting की जगह boiling कर दोगे, point known as latent heat of fusion. So latent heat of fusion कितना है बेटा, बताओ? 100 डिग्री, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 0 डिग्री। और हम जो पढ़ रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पर फ्यूजन की जगह वेपराइजेशन कर लेना और टेम्परेचर यहां पर 0 की जगह 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है, हमने डिफाइन कर दिया, सेम डेफिनेशन है। डू इट इन सेम वे एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसा मैंने आपको अभी चेंज करके भी बताया बेटा। जहां पर सॉलिड है वहां लिक्विड कर देना, जहां लिक्विड है वहां गैस कर देना, जहां फ्यूजन है वहां पर वेपराइजेशन कर देना, जहां 0 डिग्री सेल्सियस वहां 100 डिग्री सेल्सियस कर देना। पार्टिकल इन द स्टीम दैट इज वाटर वेपर, यानी पार्टिकल इन द स्टीम को वाटर वेपर कहा जाता है। 373 K विच इज 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला हुआ पानी, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम। अगर कोई आपसे पूछे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है। यही वजह होती है कि किसी को भाप से अगर पकाया जाए तो वो जल्दी पकेगा, स्टीम से जल्दी पकेगा एज कंपेयर टू उबाल कर पकाया जाए। यही वजह होती है कि मोमोज को स्टीम से पकाया जाता है, स्टीम से अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाता है, और स्टीम वाली हीट मतलब आप कह सकते हो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, और स्टीम वाली हीट जो है ऑलरेडी लेटेंट हीट को कवर करके रखती है। तो उसका टेम्परेचर भी आप कह सकते हो होता तो सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, पर टेम्परेचर के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। प्लस में अगर मोमोज को पानी में उबालेंगे तो पानी में घुल ही जाएगा ना, तो ये भी एक वजह है। तो फिलहाल यहां से हमने ये सीखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी जाना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, ये सारे हमने डिस्कशन यहाँ पर लिए बेटा। This is because the particle in the steam have absorbed extra energy in form of latent heat of vaporization। यही एक आंसर है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि स्टीम की बर्निंग है और बॉइल्ड वाटर से बर्निंग है, तो किससे बर्निंग ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे स्टीम से बर्निंग ज़्यादा होगी। आप बताओगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीजन लिखा है दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा एनर्जी in form of latent heat of vaporization। So these concepts are very important concept, पेपर में पूछा ही जाता है। हाँ वो बात अलग है मैं कौन लगता हूँ आपको कोई चीज़ गाइड करने वाला, तो बस मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पेपर में आती हैं बेटा। नाउ अब आता है आपके पास कन्वर्जन कैसे हुआ। कोई सब्सटेंस जब सॉलिड से बेटा लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को, जब वो सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था फ्यूजन। क्या पढ़ा था बेटा, फ्यूजन। क्या पढ़ा था, फ्यूजन। लिक्विड से जब कोई गैस बनता है, ठीक है, लिक्विड से गैस बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया। कोई सब्सटेंस जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे बेटा सब्लिमेशन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है। Now, so we infer that the state of matter can be changed into another by change in temperature. We have learned that the substance around us change state, solid to liquid, liquid to gas, on application of heat. But there, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल नीचे जो ये दिया हुआ है नोट, केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। कोई अगर आपसे पूछ ले, पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, इजीली यूज़ करने के लिए 273 का ही यूज़ करने वाले हैं। वही यहाँ पर बार बार बोलने के लिए या लिखा हुआ है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ अब हम बात करेंगे, वही कह रहे हैं बट सम that change directly from the solid state to gaseous state, and this process also vice versa gas to direct solid state, और ये कहलाता है सब्लिमेशन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम सब्लिमेशन को बहुत ही प्यार से समझ सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा और टाइम लूंगा, ये प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है सब्लिमेशन, कहता है एक एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी आप बहुत प्यार से आराम से कर सकते हो, और एक्टिविटी नंबर है बेटा 1.13। कहता है टेक सम कैम्फर, यानी कपूर की कुछ गोलियां लेनी है, क्रश इट, छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दो, पुट इट इन चाइना डिश, उसको चाइना डिश में डाल दो, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, यानी चाइना डिश में इन्वर्टेड फनल को आप रख दो। इन्वर्टेड फनल मतलब फनल जो जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, उसको उल्टा करके आपको रखना है। ऊपर से कॉटन प्लग डाल देना है जिससे कि ये ब्लॉक हो जाए, यानी इससे इवेपोरेटेड जो गैस है बेटा वो डायरेक्टली सिस्टम से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, मतलब ये गैस जो बनेगी ना यहाँ पर, वो गैस इसी के अंदर ट्रैप्ड रहे, इसी के अंदर फंस जाए, यहाँ पर ये गैस ट्रैप्ड रहे। और ऊपर कॉटन बल्ब है तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा कंटेनर का, वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो ये ठंडा होगा, ठंडा होकर सारी गैसें जो यहाँ से इवेपोरेट हुई थी वो इसके साथ चिपकने लग जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा आपका जो कैम्फर है वो प्योर अगर कैम्फर हुआ तो डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड आपको दिखेगा ही नहीं। पर अगर इम्प्योर हुआ तो थोड़ा बहुत आपको लिक्विड देखने के लिए मिल सकता है। ये एक पहचान भी है कैम्फर की कि वो प्योर है या इम्प्योर। Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure and you will observe there is a process sublimation of camphor। और कैम्फर के अंदर ही सब्लिमेशन नहीं होता है। जो आपने कपड़ों में डालने वाली वाइट कलर की गोलियां देखी होगी,
जिसे आप कहते हैं बेटा नेफ्थलीन बॉल्स, वैसे उसे भी हम कपूर की गोलियां ही बोलते हैं डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में, लेकिन वो होती है नेफ्थलीन बॉल्स। वो इवेपोरेट होती है, उसमें भी लिक्विड नहीं बनता, और उसको हम जो टर्माइट्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पर जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। और सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो डेफिनेटली गैस में। तो आई होप कि आपको सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो सब्लिमेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली गैस और गैस टू सॉलिड। वैसे आपको बता दूं मैं कि सॉलिड टू गैस जो होता है उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। कई बच्चे मिसलीड कर लेते हैं, कई बार टीचर भी ऐसा बता देते हैं कि गैस से अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में तो उसे भी सब्लिमेशन कहा जाता है। गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, पर एग्जैक्ट नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो अगर सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन है, लेकिन अगर गैस से दोबारा सॉलिड बन गया तो उसे कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे, डिपोजिशन। यानी ये जो सब्सटेंस था बेटा कैम्फर, ये जब, एक मिनट, ये जो सब्सटेंस कैम्फर था, ये जब बेटा डिपोजिट होना शुरू हुआ था, उससे पहले सॉलिड से जब गैस बना था, तब ये सब्लिमेशन था, तब ये सब्लिमेशन था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोबारा गैस से सॉलिड बन जाता है तो फिर इसे सब्लिमेशन ना ही बोले तो अच्छा है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिपोजिशन। क्या कहेंगे, डिपोजिशन। समझ में आया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है, याद रखना। पेपर में यहां से 1 नंबर का जो है आपसे पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट। A change of state directly from solid to gas without change into liquid state is called sublimation, and direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. दोनों definitions यहाँ पर clearly easy language में mentioned है, वो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, कॉपी कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब जब मैंने आपका चेंज इन स्टेट वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था बेटा कि चेंज इन स्टेट कैन बी डन बाय 2 वेज, है ना। इधरली चेंज इट बाय चेंजिंग टेम्परेचर और चेंज इट बाय चेंजिंग प्रेशर। वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ऑल्सो। थिंक अबाउट इट कि मैंने कहा कि यार होता क्या है सीएनजी के अंदर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, होता क्या है एलपीजी के अंदर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो किसी भी चीज को कंप्रेस किया आपने तो उनके बीच का जो स्पेस था ना उसको कम कर दिया आपने, क्लोज कर दिया उसको। और जैसे ही उसको क्लोज कर दोगे आप, जैसे ही उसको कंप्रेस कर दोगे आप बेटा, तो डेफिनेटली वो सब्सटेंस अपना स्टेट बदल लेगा। मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते वक्त कभी भी पार्टिकल का साइज ना तो बढ़ता है ना पार्टिकल का साइज घटता है। सिर्फ होता क्या है, उनके बीच के स्पेस में वेरिएशन आता है। स्पेस बढ़ा या घटा उसके हिसाब से वहां पर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर वही कह रहा हूं ना कि अगर गैसेस स्टेट है, यानी सीएनजी की बात कर रहा हूं मैं, उसको मैंने कंप्रेस किया पिस्टन की हेल्प से, पार्टिकल क्लोज आ गए, और जैसे पार्टिकल क्लोज आ गए तो उसका स्टेट बदल गया और वो बन गया लिक्विड। तो कहीं ना कहीं मैंने कंप्रेस करते वक्त लगाया क्या, मैंने लगाया क्या प्रेशर, ऑब्वियसली। तो प्रेशर के अंदर भी वेरिएशन करके बेटा हम स्टेट को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। तो अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.42 के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे टेम्परेचर में चेंज हुआ था तो वेरिएशन देखने के लिए मिला, और प्रेशर में अगर चेंज होगा तो वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो होपफुली अब तक जो चीज़ें आपको समझ में आई है वो बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, कमेंट सेक्शन में अंदर आप ये बता सको कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, या फिर जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, आंसर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हो रहा है या नहीं, तो मुझे हेल्प मिल जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक प्रॉपरली डिलीवर हो रहा है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा
और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, तो कैसे डिफाइन करोगे? ऑनेस्टली वीडियो को स्किप नहीं करना है। टाइप करने के लिए आप बेटा इतनी बड़े लाइन को टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी समझ में आया है, वहां पर एक वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आता है ना कीबोर्ड में, उससे आप टाइप करके मुझे आंसर दे सकते है ना। और अगर कन्वर्जन का मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो 373 केल्विन है, उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना आएगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में डिटेल में। और हमारे पास लगभग 2 पेजेस और हैं जिनको अब हम कवर करेंगे, और होपफुली कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है यहाँ तक क्लियर होंगी। और ये दोनों पेजेस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और वो होगा हमारा सेक्शन जो आई थिंक फोर्थ वीडियो नंबर 4 होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।